गुड मॉर्निंग बच्चों। है ना। अभी तुम थोड़ा सा पुराना वाला रिवाइज कर लो। अभी आने में ही होंगे बच्चे, उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं। वैक्सीन किस किस के लग गए हुए तुम लोगों में से? एक बार हैंड राइज करो देखे। पुष्कर के लग चुकी है, सौर्य के लग चुकी है, तुषार, तरुण, सुरैया के लग चुकी है। वैक्सीन भाई किस किस के लग चुकी है ना, ये बता दिया जाए। तरुण के नहीं लगी? तुम दोनों तो साथ ही गए होंगे। अच्छा, लग गई। सलोनी, सुधांशु? लगी नहीं सर। लगी नहीं। चलो कोई नहीं, एक आध तो चल जाता है। हम सोच रहे हैं कि नेक्स्ट मंडे जो आएगा उसके दिन से ऑफलाइन स्टार्ट कर दें। इस वाले मंडे से नहीं, नेक्स्ट जो मंडे आएगा वो तब से 7th 8th के आसपास जो मंडे आ रहा होगा। तब तक अगर लगाना चाहते हो तो जिन जिन बच्चों की लगी है वो भी थोड़ा रेस्ट वगैरह कर ले, उसके बाद से स्टार्ट कर देंगे। और जो लगाना चाहता है वो भी लगा ले। ठीक है ना? क्योंकि ऑफलाइन में ज्यादा बेटर समझ में आता है, शायद लोगों के से कुछ आ रही चीजें। तो मधुर और बाकी सारे बच्चे, हाँ, जो जो लगाना चाहते हो वो वैक्सीनेशन लगवा लें। है ना? अभी एक वीक का टाइमिंग है। और नेक्स्ट वीक से हम ऑफलाइन वगैरह स्टार्ट कर देंगे। देखते हैं अभी, लेकिन फाइनली 90% तो कंफर्म है ना, नेक्स्ट मंडे से। हाँ, उसके बाद जैसे मान लो अपने पास अगर 100 बच्चे हैं तो देखो, गाइडलाइन तो यही आई है कि सबके ही वैक्सीनेट होना चाहिए, तब जाकर ही अलाउ करो। लेकिन अगर एक दो के नहीं भी लगी होगी तब भी चल जाएगा। है ना? इतना पैनिक नहीं होना कि भाई क्या करें नहीं करें, मतलब परेशान नहीं होना। लगाना चाहो तो लगा ले, ना लगाना चाहे तब भी हो जाएगा, सेफ्टी है।
तो हम स्टार्ट करते हैं। आज बच्चे कहाँ रह गए ना, कौन कौन नहीं आया? आर्य, वीर नहीं आया, आदित्य गर्ग, अभय सीकरी, श्रुति, है ना, 4-5 बच्चे हैं अभी। सर आदित्य का वो एडवांस का पेपर है। अच्छा, हाँ तो सर, तो लेट वो दे मेरे लेता से कह उसको, रहा था। क्या? बाद में दे लेता, पता नहीं सर, वो रैंक के लिए देता है। रैंक के लिए देता है। और तू क्यों नहीं देता? फिर बाद में देगा तो रैंक नहीं आती ना। तू क्यों नहीं देता? और सर मैं तो अभी कहा था ना, बच्चा मैं हूँ। बाहर आ रखा हूँ, तो तैयारी कुछ चल नहीं रही है। अच्छा, मतलब पढ़ तो रहा हूँ, लेकिन ये के लिए तो मतलब एडवांस के लिए तो थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ती है ना। हाँ अभी क्या है बच्चों, देखो अपना अभी कोई टेस्ट का प्लानिंग नहीं हो रहा है ना। अभी देखो 15 फेब या 20 फेब तक तो अपना कोई टेस्ट नहीं है, जो हम पहले सेंटर पे ले रहे थे। तो जो भी तुम्हारे ऑनलाइन यस। टेस्ट हो रहे हैं हेड ऑफिस से, वो सारा सिलेबस अपना कवर हो चुका है। तो उस सिलेबस के रिगार्डिंग तुम टेस्ट दे लिया करो। ठीक है, जैसे अपना ऑफलाइन होगा तो 25 फरवरी के बाद से, या हो सकता है मार्च में फर्स्ट वीक में हम टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं वापिस, अपना जो चल रहा था उसी रिगार्डिंग। मधुर, मधुर बेटा ये बताओ कि तुम्हारे स्कूल में एग्जाम कब आने वाले हैं फाइनल? अभी कोई आया डेट शीट वगैरह? नो सर, अभी कुछ नहीं बताया। फिर भी लगता है तुम्हें कि मार्च के स्टार्टिंग में होंगे या एंड में होंगे, मिड में होंगे? सौर्य मित्तल बताएगा इस बारे में। सौर्य मित्तल, सर अभी तो वेडनेसडे से स्कूल ऑफलाइन होंगे सर, बस अभी तो ये नोटिस है। अच्छा उसके बाद बताएंगे ना। यस सर। सिलेबस अभी रह रहा है सर, 2 सब्जेक्ट का होगा स्कूल में, केमिस्ट्री अच्छा, वगैरह। केमिस्ट्री और फिजिक्स का दे रहा होगा। यस। तो इस वीक से मंडे से तुम्हारी थोड़ी फिजिक्स की क्लासें बढ़ा दी गई है हम लोगों ने, ताकि तुम्हारा सिलेबस थोड़ा टाइम से हो जाए, है ना। बच्चों की डिमांड आई थी कि इसे थोड़ा सा क्लासें बढ़ा दो अभी ऑनलाइन में। तो रिवीजन क्लासेस तो लगेगी सही, साथ के साथ तुम्हारी फिजिक्स की क्लासेस थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला टॉपिक चल रहा था। इसमें टॉपिक का नाम लिखें कॉमन रूट्स। एक टॉपिक का नाम है टू कॉमन रूट्स। टू का मतलब बोथ, बोथ दोनों होते हैं, बोथ कॉमन रूट एंड वन कॉमन रूट। ठीक है, ये टॉपिक का नाम है। दो टॉपिक है इसमें, एक वन कॉमन रूट है, एक बोथ कॉमन रूट्स। तो पहला हम पढ़ेंगे इसमें बोथ कॉमन रूट्स। देखो बच्चों इसमें क्या गिवन होगा, हमें एक दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी। a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दूसरी है a2x² प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमें ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और इन दोनों के रूट्स सेम है। रूट्स सेम है मतलब इसमें अगर अल्फा कोमा बीटा है तो इसके रूट्स भी क्या हो रहे होंगे, अल्फा कोमा बीटा हो रहे होंगे। अगर तुम इसमें सम ऑफ जीरोज निकालो पहली वाली इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा, तो -b1/a1 आ रहा होगा, और अल्फा बीटा निकालेंगे तो c1/a1। सेम अगर दूसरे में भी अगर तुम निकाल के देखते हो तो b2/a2 और c2/a2 सेम सेम आ रहा होगा। ठीक है, तो यहां से क्या समझ में आता है कि अगर दोनों रूट सेम है तो ये दोनों वैल्यू भी इक्वल इक्वल होनी चाहिए। -b1/a1 -b1/a1 और -b2/a2, मतलब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो b1/b2, है ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और a1 यहाँ चला जाएगा, मतलब a1/a2। सेम इसी तरह से ये दोनों रूट्स अगर इक्वल इक्वल है तो इनके राइट साइड भी इक्वल इक्वल होंगे। ठीक है सर, मतलब c1/a1 और c2/a2, इसको भी अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2। अब इन दोनों इक्वेशन से क्या पता लग रहा है अपने को कि A1 अपॉन A2 किसके इक्वल है, B1 अपॉन B2 के, और A1 अपॉन A2 किसके इक्वल है, C1 अपॉन C2। तो यहां से एक रिलेशन निकल कर आ जाएगा कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये रिलेशन होता है अगर बोथ रूट्स कॉमन, ये याद रखना है, बोथ रूट्स कॉमन हो। ठीक है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर रूट्स कॉमन है तो उनके एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का रेशो, एक्स के कोफिशिएंट का रेशो और कांस्टेंट का रेशो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। इक्वल नहीं होता, प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल। इक्वल हो भी सकता है, बहुत कम चांस है, लेकिन प्रोपोर्शनल तो हमेशा ही होगा। ठीक है, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2, इनका रेशो आपस में क्या हो रहा होगा बच्चों, इक्वल ना होकर प्रोपोर्शनल हो रहा होगा ना, ये चीज लिख लो। इसके भी काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। ठीक ना, कोफिशिएंट क्या हो रहे होंगे, कोफिशिएंट प्रोपोर्शनल हो रहे होंगे, कोफिशिएंट क्या हो रहे होंगे, प्रोपोर्शनल हो रहे होंगे। इक्वल नहीं कर दे, बहुत सारे बच्चे किस सारे कोफिशिएंट को A1 इज इक्वल टू A2 कर देते हैं, B1 इज इक्वल टू B2, C1 अपॉन C2। ऐसा नहीं, ऐसा हर बार नहीं हो रहा होगा, लेकिन प्रोपोर्शनल हर बार हो रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास मेन बेसिक फंडा यही है कि जब भी दो रूट्स कॉमन आ जाए सौर्य मित्तल, तो हमें उनके कोफिशिएंट को क्या कर देना है बच्चों, इक्वल इक्वल प्रोपोर्शनल कर देना है ना, बार बार इक्वल निकल रहा है, प्रोपोर्शनल कर देना है। सर एक क्वेश्चन दो हम करके दिखाते हैं, देखो एक क्वेश्चन लिखो, इफ a+2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b माइनस a इंटू एक्स प्लस 2b माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड दूसरी इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हैव बोथ रूट्स आर कॉमन, दोनों के रूट्स क्या है, कॉमन है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है, अब दोनों रूट्स कॉमन है तो हमें पता ही है ना, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम लोग कि जो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट थे उनका रेशो, एक्स के कोफिशिएंट का रेशो और कांस्टेंट का रेशो आपस में क्या होता है, इक्वल इक्वल प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें A1 क्या होगा, A+2, और इसमें A2 क्या होगा, 2। तो A+2 अपॉन 2। ठीक है भाई मधुर, और इसमें एक्स का कोफिशिएंट क्या है, B माइनस ए अपॉन माइनस का 7, और इसमें क्या हो जाएगा, C1 2b माइनस का 12 अपॉन 3। ठीक है, ये होने वाला है। अब तुम इसको सोल्व करो ना, ये फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, सेकंड ले लेते हैं, थर्ड ले लेते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड को लेकर एक इक्वेशन बना लो, सेकंड और थर्ड को लेकर एक इक्वेशन बना लो। ठीक है ना, पहले क्या ले लेंगे, फर्स्ट और सेकंड ले लेंगे। तो A+2 बाई में 2 और B माइनस ए अपॉन माइनस का 7, तो माइनस का 7 मल्टीप्लाई कर दिया, -7a माइनस 14, 2b माइनस 2 है। अब इसको थोड़ा मोड़ा सोल्व करेंगे, -7 को उठा के उधर ले जाओ, तो 5a प्लस का 2b इज इक्वल टू माइनस का 40। ये एक इक्वेशन आ जाएगी, तुम्हारे हिसाब से बना लो धीरे धीरे करके। दूसरा मैं सेकंड और थर्ड को ले रहा हूं, तुम चाहो तो फर्स्ट और थर्ड को ले सकते हो। ठीक है ना, कोई सा भी ले सकते हो। अब 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता है, यहीं से कर देते हैं ना, तो 3b माइनस का 3a माइनस का 14b प्लस का 84। कहीं गलती जाओ तो बता देना। ये 17b हो गया माइनस का 3a इज इक्वल टू 84। यहाँ लिख दो माइनस का 3a प्लस का 17b इज इक्वल टू 84, है ना, ये इक्वेशन सेकंड होगी। अब बचपन में हमें सिखाया गया था 10th क्लास में कि a x और y की या a और b की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कोफिशिएंट इक्वल इक्वल करके, एलिमिनेशन वाले मेथड से। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से, सॉरी -3 से, इसका कोफिशिएंट -3 और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर करो बच्चों। -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 15a माइनस का 6b और प्लस का 42।
इसको करेंगे तो माइनस का 15a, ये हो जाएगा 585b और 2034 340 है ना, थोड़ा बड़ा सा आ गया, कोई बात नहीं। चलो तो ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये हो जाएगा माइनस का 91b। अब इसमें से माइनस कर देते हैं तो 8, ये 13, 3 बचा यहाँ पर ना, 13 में से 4 जाएगा तो 9 और ये बचा 2, माइनस का 298, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो तो b इज इक्वल टू आ जाएगा 298/91। अभी कैंसिल हो रहा हो तो ठीक है, नहीं हो रहा हो तो भी कोई बात नहीं। तो कैंसिल किससे हो सकता होगा, ये 8 वगैरह से तो लग नहीं रहा है ना, पीछे 8 आ रहा है। किससे हो रहा होगा, 19 की टेबल में क्या 30 आता है, 13 7 बार आता है ना, तो कुल मिलाकर या तो 7 से कैंसिल हो रहा होगा या 13 से कैंसिल हो रहा होगा, दोनों से नहीं हो रहा, गड़बड़ से आ गया कार्यक्रम। यस सर। एक बार चेक कर लो, मैं आंसर देखता हूँ। तुम्हारा भी ये आ रहा है जो मेरे आ रहा है? यस सर। इधर एक बार चेक करते देखो है ना, 3b माइनस का 3a प्लस का 8, ये आ गया 1484, ठीक आ रहा है तो ना। अब ये 14 प्लस 17b माइनस 3a 84 आ गया। 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये गड़बड़ हो गया वही बच्चों, यहाँ पर मल्टीप्लाई में गड़बड़ हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 420 आएगा यहाँ पर। ये कंडीशन है भारत देश की, है ना, माइनस करना नहीं आ रहा। मल्टीप्लाई करा ना 84 से तो गड़बड़ लिख दिया ना, तुम भी मेरे पीछे पीछे वही लिख लेते हो यार, ये तो गलत बात है यार, खुद से करा करो। अब करो -8 और ये 7 378 आएगा ये। $378। अब 378 को तो 13 से कैंसिल होगा या फिर 7 से कैंसिल होगा, 7 से कैंसिल हो रहा है, ये 13 बार हो रहा है, ये 54 बार हो रहा है। बस ये आंसर आएगा b इज इक्वल टू 54/13। अब a की वैल्यू निकाल लो है ना, थोड़ा अजीब सा है लेकिन कोई बात नहीं है। 5a प्लस 2b इज इक्वल टू -14, 5a प्लस 2 इंटू 54/13 इज इक्वल टू -14 प्लस 108/13 -14, -14 माइनस 108/13, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 14 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, 182 माइनस का 182 माइनस का 108/13, तो 290/13 माइनस 58, 5 से कैंसिल कर दो इसको, 558। तो फाइनली ए की वैल्यू आ गई बच्चों, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, ए इज इक्वल टू -58/13, ये आंसर आ रहा है। मतलब कंसेप्ट मेन चीज था ना, थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा हो गया। कंसेप्ट क्या था, A1/A2 B1/B2 और C1/C2 होता है अगर 2 रूट्स कॉमन होते हैं। ठीक है भाई, मधुर आ रहा है समझ में बच्चे? यस समीर, सर। केशव, केशव बीच बीच में बोल लिया कर यार, तेरी तो आवाज सुने बड़े दिन हो गए। तू ही लगाता है क्लास है कोई और लगाता है? ठीक है, ऊपर कर देता हूँ ना, लिख लिया होगा तुम लोगों ने। ठीक है, अभी मिक्स क्वेश्चन करेंगे। अब इसमें टॉपिक में लिखो 1 रूट कॉमन।
वन रूट कॉमन। अगर वन रूट कॉमन हो तब क्या करना होता है? तो जैसे a1x² प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x² प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यू लिख देते हैं। एक रूट्स कॉमन है ना, वन रूट कॉमन है, एक अल्फा बीटा और दूसरा क्या लिख देते हैं, अल्फा और गामा। ये दो रूट्स में एक रूट कॉमन है, वन रूट कॉमन है, तब क्या करना होता है? तो तुम्हें ये थ्योरी पता होनी चाहिए। तो इस थ्योरी से तुम चलोगे ना तो तुम्हारा जल्दी जल्दी आंसर आ जाएगा, नहीं तो तुम थोड़े से परेशान होंगे, फिर 10th क्लास वाला लॉजिक लगाते रहोगे। तो हमें पता है कि अगर बोथ रूट्स कॉमन आए तो कोफिशिएंट के प्रोपोर्शनल करना है कोफिशिएंट को, और वन रूट आए तब क्या करना है। तो इसके दो मेथड है बच्चों वन रूट कॉमन आने के। मेथड फर्स्ट है कि इसमें अल्फा पुट कर दो, है ना, पुट कर सकते हैं अपन ऐसा, b1 अल्फा प्लस c1 इज इक्वल टू 0, अल्फा इसमें पुट कर दो, a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से तुम्हें अल्फा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहां पर तुम लोगों ने एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड पढ़ा होगा 10th क्लास में, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। उसके थ्रू सोल्व करते हैं, और भी तरीके हैं सोल्व करने के, एक और बताऊंगा, सेकंड वाला मेथड बताऊंगा। ठीक है ना, अभी एक मेथड से कर लेते हैं अपन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में क्या होता है कि यहाँ पर तीन चीजें आ रही है, अल्फा स्क्वायर, अल्फा और कांस्टेंट। तो इन तीनों चीजों को बनाने लिख लेंगे हम, अल्फा स्क्वायर, अल्फा और कांस्टेंट की जगह 1 लिख दो, है ना। तुम अभी लिखना, अभी पहले मैं लिख लेता हूँ। अब इसके बाद क्या करना होता है, ऐसे लिख दिया करते हैं, डिवाइड लगा दो, फिर यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट का साइन लगाते हैं। अब इसमें अल्फा स्क्वायर है तो साइक्लिक ऑर्डर में लिखेंगे, अगर अल्फा स्क्वायर है तो इसके दो पीछे के लिखेंगे। क्या लिखेंगे, b1 b2 c1 c2, मतलब अल्फा के कोफिशिएंट लिख लिए। b1 अल्फा नहीं लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर के पीछे के कोफिशिएंट क्या आ रहे हैं, b1 b2 c1 c2। अब अल्फा के पीछे के बताओ, अल्फा के पीछे क्या आ रहा है, c1 c2, 0 0 नहीं लिखेंगे, वापिस कोफिशिएंट बताने। तो देखो अल्फा के पीछे तो एक ही आ रहा है, अब लिखने तो दो है, तो वापिस से क्या करो, इधर जाओ, वापिस से इधर घूम के इधर आओ, c1 के बाद यहां पर आ जाओ, a1 a2। अब वन वन में क्या आ रहा है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट के पीछे के लिखो, कांस्टेंट के पीछे तो 0 0 आ रहा है, ये नहीं, वापस घूम के इधर ही आना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, a1 a2 और b1 b2। ठीक है ना, एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड होता है। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या करना है हमें, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको है ना आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, b1 को c2 से कर देते हैं, b2 को c1 से कर देते हैं, और बीच में माइनस का साइन लगा देते हैं, b1 c2 माइनस b2 c1। उसी तरह से अल्फा ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1, और 1 लिख देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है ना, इधर दिख जाएगा तुम्हें a2 b1 लिखा हुआ है पीछे, a2 b1। अब हमें मेन किसकी वैल्यू निकालनी थी, अल्फा की वैल्यू निकालनी, जो कॉमन रूट होता है ना उसकी वैल्यू निकालनी। ये फैक्टराइजेशन करके नहीं निकलेगा, ठीक है ना, कुछ अजीब सी वैल्यू की बनोगी। अब तुम्हें क्या करना है, देखो अल्फा की वैल्यू कैसे निकालें, इसको एक बार इसके साथ सोल्व कर लो। क्या कर लेंगे अपन, इसको एक बार इसके साथ सोल्व कर लेंगे। तो देखो यहां से जब इसके साथ सोल्व करेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू कितना जाएगा, c1 a2 माइनस c2 a1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है ना, a2 b1 आ जाए। ये मैंने करा सेकंड और थर्ड को सोल्व, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड। इतनी मेहनत नहीं करनी होती है, बस ये तो थोड़ा सा अननोन आ रहा है ना, इससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। अब तुम फर्स्ट और सेकंड को भी सोल्व कर सकते हो, फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो अल्फा स्क्वायर अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1, और अल्फा इज इक्वल टू c1 a2 माइनस c2 a1। एक अल्फा से एक अल्फा कट गया, तो अल्फा इज इक्वल टू b1 c2 b2 c1 c1 a2 माइनस c2 a1। अब ये दोनों वैल्यू क्या है ना, सेम सेम ही आ रही होगी। ठीक है ना, दोनों वैल्यू क्या आ रही होगी,
इक्वल इक्वल ही आ रही हो, ठीक है। अगर मान लो इक्वल इक्वल नहीं आया, इक्वल का मतलब है अननोन में आ रहा हो, जैसे BC में आ रहा है या C1 में आ रहा है, तो इन दोनों को आपस में इक्वेट कर दो, इन दोनों को आपस में क्या कर दो, इक्वेट कर दो, इक्वल इक्वल कर दो, वहां से कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल जाएगा। अभी कुछ से समझेंगे अपन। क्या करा मैंने, सबसे पहले दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, तो उसमें अल्फा पुट कर दिया, उसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाकर ये आ गया। अब एक बार मैंने सेकंड और थर्ड को सोल्व करके अल्फा की वैल्यू निकाल ली, एक बार फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करके अल्फा की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। अब मोस्टली इस तरह की प्रोसेस में क्या करना होता है, जो अल्फा आ रहा है ना, दो अल्फा आ रहे हैं, एक ही अल्फा आ रहा है, एक ही अल्फा आ रहा है, तो दोनों को इक्वेट करना है, ये इंपॉर्टेंट बात है, छोटी बात नहीं है, दोनों को इक्वेट करना है, इक्वल इक्वल करना है, तब जाकर अपना आंसर निकलेगा। जो भी आंसर पूछा होगा ना, मोस्टली इसी तरह वे में आंसर निकलने वाला है, ठीक है बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखना है, ठीक है। लास्ट के दो को सोल्व करो, फर्स्ट के दो को सोल्व करो, वहां से जो अल्फा की वैल्यू आ रही है उन दोनों को इक्वेट करोगे तो वहां से आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड बहुत आसान सा है, पहले अल्फा स्क्वायर लिखा और बाकी बाद में दोनों के कोएफिशिएंट इसके नीचे लिख दिए, फिर अल्फा लिखा तो C1 C2 और इसके कोएफिशिएंट लिख दिए, ठीक है। फिर कांस्टेंट लिखा तो आगे के दो कोएफिशिएंट लिख दो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस का साइन लगाना है। अब जिन बच्चों को ये वाला मेथड मुश्किल लग रहा हो उनके लिए एक आसान मेथड भी है। क्या है सर आसान मेथड, तो वापिस आते हैं अपन क्वेश्चन में, पहले इसको हाँ लिख लो तुम लोग, फिर आसान मेथड की तरफ चलेंगे, है ना। वापस से लिखो, हाँ क्या लिखना है, मेथड सेकंड, मेथड सेकंड लिखना है, ठीक है ना। अपने पास इक्वेशन कौन कौन सी थी, a1x² प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x² प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इसके दो रूट से अल्फा बीटा, इसका अल्फा गामा, इसमें ये अल्फा वाला रूट पुट कर दो, जो कॉमन रूट है ना वो पुट कर दो, तो वापिस से वही इक्वेशन आ जाएगी जो भी देखी थी अपन ने, a1 अल्फा स्क्वायर b1 अल्फा प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2 अल्फा स्क्वायर b2 अल्फा प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब हमें मेन मकसद किसकी वैल्यू निकालनी है प्यारे प्यारे बच्चों, अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कैसे निकालें, इस अल्फा स्क्वायर को गायब कर दो यहाँ से, सॉरी अल्फा स्क्वायर को किसे गायब करें, इसके a2 के कोएफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर वाली इक्वेशन के अल्फा स्क्वायर के कोएफिशिएंट को नीचे मल्टीप्लाई कर दो, करो मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, a2 a1 अल्फा स्क्वायर a2 b1 अल्फा a2 c1 इज इक्वल टू 0, नीचे हो जाएगा a2 a1 अल्फा स्क्वायर a1 b2 अल्फा a1 c2 इज इक्वल टू 0। अब साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस माइनस, प्लस है ना तो माइनस माइनस हो जाएगा। अब क्या करना है देखो, a1 a2 a2 a1 अल्फा स्क्वायर सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा। यहां से क्या होगा, अब यहां से अल्फा कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, तो यहाँ पर लिख देंगे a2 b1 माइनस a1 b2 ब्रैकेट अल्फा, यहाँ पर क्या आ रहा होगा, a2 c1 माइनस a1 c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से अल्फा की वैल्यू निकालो, a2 b1 माइनस a1 b2 अल्फा इज इक्वल टू, इन सबको उठाकर दूसरी तरफ ले जाओ, तो क्या आ जाएगा a1 c2 माइनस a2 c1, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ रहा है, a1 c2 माइनस a2 c1 अपॉन a2 b1 माइनस a1 b2, ये आ रहा है। तो देखो ये इसके जैसा मैच कर रहा है, यहाँ पर मैच कर रहा है, ठीक है ना। माइनस कॉमन ले लेंगे ऊपर नीचे से, तो इसका और इसका दोनों का आपस में मैच कर जाए, तो ये वैल्यू नहीं आई निकल कर, ये वैल्यू नहीं आई। तो अगर तुम ऊपर वाले मेथड से करते हो तब तो तुम्हें क्या करना है, पर सेकंड को सेकंड थर्ड को सोल्व करके किन्हीं भी दो को सोल्व कर सकते हो, उन दोनों को आपस में इक्वेट करने से आंसर आएगा। इस मेथड में क्या करा हम लोगों ने, a2 को मल्टीप्लाई कर दिया इसके कोएफिशिएंट से, a1 को मल्टीप्लाई करके अल्फा की वैल्यू निकाल ली, तो जो एक सिंगल अल्फा आ रहा है, देखो यहाँ अल्फा दो दो बार नहीं आ रहा, एक सिंगल अल्फा आ रहा है, तो इस सिंगल अल्फा को क्या करो, पुट इन द इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। कौन सी इक्वेशन में पुट करें, इन दोनों में जो इक्वेशन तुम्हें ठीक लग रही हो, या तो इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, किसी भी एक इक्वेशन में अल्फा की वैल्यू पुट करनी है, पुट
the value of alpha in the equation 1 and 2, नहीं 1 और 2, एक या दो में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है ना। इस a2 को हटा देंगे, फिर यहां से इसको हटा देंगे, इसके बाद पुट करेंगे अल्फा की वैल्यू। a2 a1 तो क्यों लिखा था अपन ने, क्योंकि हमारे पास अल्फा स्क्वायर गायब हो जाए। अब ये पुट करने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर आएगा, फिर हमारे पास क्या आएगा, आंसर आएगा, ठीक है। ऊपर वाली सिचुएशन में दोनों को इक्वल करने से आंसर आएगा, इसमें ये जो वैल्यू है इसको कहां पुट करना है, वापस से इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हारा फाइनल आंसर मिलेगा, ठीक है बच्चों। इन दोनों में बस ये प्रोसीजर है। आओ, मोस्टली 2 रूट कॉमन का ही आता है, फिर भी अगर आ जाए 1 रूट कॉमन का तो अपने को ऐसे सोल्व करना है, ठीक है। मैं आशा करता हूं सब लोगों ने लिख लिया होगा। सिंपल ये प्रोसीजर हर बार करना होगा हमें, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पहुंचा देना है, ठीक है। फिर जो अल्फा की वैल्यू आएगी उसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके सॉर्ट आउट करना है। तब क्वेश्चन 2 हमें तब समझ में आएगा ना, ऐसे इतना अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा। तो लिखो एक पहला पहला शानदार क्वेश्चन, लेकिन ऐसा प्रोसीजर तब करना है जब वो बोल दे कि 1 रूट कॉमन है ना, तभी करना है, अदरवाइज नहीं करना। फिर आंसर आए नहीं आए कोई जरूरी नहीं है, 1 रूट कॉमन बोले तब जाकर ही इस प्रोसीजर को फॉलो करना है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, देखो बच्चों, इफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना, एक इक्वेशन ये हो गई। एंड सेकेंड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2cx प्लस बी इज इक्वल टू 0, है ना, ये सेकेंड इक्वेशन। इसमें बोल रखा है हैव 1 रूट कॉमन, हैव 1 रूट कॉमन, तो और बी नॉट इक्वल टू सी, बी सी के इक्वल नहीं है। तो फिर हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहले लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉर बी प्लस सी, बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकेंड ऑप्शन है 4, थर्ड है -4, डी है हमारे पास 1। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 ब्रैकेट बी प्लस सी। अब इस क्वेश्चन में कैसे करें, हमारे पास मेथड फर्स्ट है, मेथड सेकंड है। कौन से मेथड से सोल्व करना चाहिए बच्चों, तुम कहोगे उस मेथड से सोल्व कर देंगे। 2 मेथड है अपने पास, या दोनों ही बेकार से लग रहे हैं, बताओ ये दोनों से। पुष्कर। दोनों से करें, चलो दोनों से करते हैं। तो पहले करने दो। हाँ करो, मैं मेथड फर्स्ट से करता हूँ, है ना। मेथड सेकंड ज्यादा इजी लग रहा है मेरे को ना, मेथड सेकंड से करता हूँ मैं पहले। वही 2 रूट्स होंगे, एक रूट्स कॉमन है, एक एल्फा होगा दूसरा बीटा, एक एल्फा दूसरा गामा, तुम खुद भी कर सकते हो। तो मैं इसमें पुट कर देता हूँ, एल्फा स्क्वायर प्लस 2b एल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0, एल्फा स्क्वायर प्लस 2c एल्फा प्लस बी इज इक्वल टू 0 ना। खुद से भी करते रहो। अब इसमें एल्फा के कोएफिशिएंट इक्वल बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इक्वल है। तो माइनस 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 इससे कैंसिल, ये हो जाएगा 2b माइनस 2c ब्रैकेट में एल्फा प्लस सी माइनस बी इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लिया, तो b माइनस सी प्लस एल्फा, इसको उठा के लेके गए तो माइनस का b प्लस का c, तो एल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा b माइनस सी अपॉन 2b माइनस सी, इससे कैंसिल हो गया। एल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। अब क्या करना होता था इस तरह की मेथड में, सेकंड वाले मेथड में एल्फा की वैल्यू निकाल कर इक्वेशन में पुट करनी होती थी। इसमें पुट करो चाहे इसमें पुट करो, ठीक है बच्चों। तो इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, है ना, पुट द वैल्यू ऑफ एल्फा इन इक्वेशन फर्स्ट, एल्फा की वैल्यू पुट कर देते, तो 1/2 का स्क्वायर
प्लस 2b 1/2 प्लस c इज इक्वल टू 0। हमें इसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ पर ध्यान रखें 4b प्लस c। एल्फा की वैल्यू मैं ऊपर वाले में पुट कर रहा हूँ, नीचे वाले में पुट कर सकते हो, कहीं भी एक जगह पुट कर सकते हो। तो 1/4, 2 से 2 चल बचा, b प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से b प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, -1/4। ठीक है, तो b प्लस सी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 4 इंटू -1/4 कैंसिल होकर -1। -1 इसको लिख लेते हैं ना, दोनों 1 1 आ गए, तो -1 ए को लिख लेते हैं और इस पर टिक लगा देते गोलगप्पे खा लो। हैं। ये कौन है भाई, तुषार? गोलगप्पे कौन खा रहा है ये बताओ मेरे को तो। अबे सुबह सुबह गोलगप्पे अच्छे नहीं लगते हैं। अभी तो सुबह सुबह तो गरम गरम चीजें खाओ है ना, शाम को ठीक लगते हैं गोलगप्पे। घर में रहकर यही सब चल रहा है तुम लोगों का। देखो भाई, खाने पीने की बातें करो तो बिना भेज भी दिया करो, है ना, ऐसे डिस्टरबेंस हो जाता है फिर। क्यों आरती में? बिल्कुल सुधांशु सही एक, सर बात इसको है। फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते थे। कौन से वाले से? सर जो हमने फॉर्मूला निकाला था उससे। कौन सा फॉर्मूला निकाला था हम लोगों ने? सर जो होता है फॉर्मूला मैंने निकाला है सर, जो एल्फा फर्स्ट इज वाले इक्वल टू मेथड से वाला, निकाला था मैंने। एल्फा इज इक्वल टू वाला यस सर। जो फर्स्ट मेथड से करा था। यस सर भाई। हाँ तो उससे भी कर लेते हैं, वो फॉर्मूला याद रह जाएगा तेरे को। सर याद रहेगा तो नहीं, लेकिन कर लूंगा कोई। याद है ना, ये रहेगा, ये सेकंड वाला मेथड ही याद रहेगा तुम्हें, फर्स्ट वाला नहीं रहेगा। मैं कर देता हूँ तुम लोगों के लिए, फर्स्ट भी कर देता हूँ। क्या था, x² प्लस 2b x प्लस सी इज इक्वल टू 0, x² प्लस 2cx प्लस b इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब तो इसमें क्या करो, वैल्यू पुट कर दो, बिना पुट करे भी लिख सकते हो, x² x से लिख सकते हो, अब पुट करना चाहो तो पुट कर दो, α² 2b अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0, α² प्लस 2c अल्फा प्लस b इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करा था, α² लिखा था, तो α² को छोड़ के बाकी के कोफिशिएंट लिखने हैं। क्या क्या लिखने हैं हमने, 2b 2c और यहाँ पर था c और b। ठीक है, फिर अल्फा के कोफिशिएंट लिखने हैं, अल्फा के कोफिशिएंट को छोड़कर लिखना है, मतलब c b और 1 1 लिखना है। और 1 के बाद क्या करना है, कांस्टेंट को छोड़ के लिखना है, मतलब अल्फा के कोफिशिएंट लिखने हैं α² के 1 1, फिर अल्फा के लिखने हैं 2b और 2c। अब इनको हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो α² इज इक्वल टू हो जाएगा 2b² माइनस 2c² और अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा c माइनस b इज इक्वल टू 1 2c माइनस 2b। ठीक है, अब पहली कंडीशन तो हमारे पास हो गई, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इनको आपस में हमें सोल्व करना है। अब इनको आपस में सोल्व करो तुम लोग, है ना। मैं पहले फर्स्ट और सेकंड ले लेता हूं, फर्स्ट और सेकंड लेंगे तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू 2 बाहर ले लो, b माइनस सी और b प्लस सी आ जाएगा ना, b² माइनस c², यहाँ बचेगा 1 अपॉन, इसमें से माइनस कॉमन लो तो b माइनस सी ये भी आ जाएगा, b माइनस सी से b माइनस सी कैंसिल, तो अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों माइनस का 2b प्लस सी, माइनस ये रहा 2b प्लस सी आ जाएगा। अब किसको ले लेते हैं अपन, सेकंड और थर्ड को ले लेते हैं। सेकंड और थर्ड का मतलब है अल्फा सी माइनस बी, 1/2 बाहर निकाल लो, सी माइनस बी, सी माइनस बी से सी माइनस बी कैंसिल, अल्फा कितना आ गया 1/2। अब मैंने बोला था कि दोनों जो अल्फा की वैल्यू आ रही है दोनों को आपस में क्या कर दो, इक्वेट कर दो, इक्वल इक्वल कर दो, तब आंसर निकलेगा। मतलब अल्फा इज इक्वल टू 1/2, या तो अल्फा की वैल्यू पूछे तब तो 1/2 आ गया, लेकिन उसने तो बी प्लस सी की वैल्यू पूछी थी हमसे, है ना। तो अब यहां से सोल्व कर लो, b प्लस सी कितना आ जाएगा, -1/4, है ना।
अब -1/4 वहां पुट कर दो और सोल्व कर लो। तुषार था, तुषार। ओके सर। b + c = -1/4। -1/4 बस। अब आंसर पुट कर दो, 4b + c, है ना, 4 इंटू -1/4 कैंसिल होकर कितना हो जाएगा, -1। ठीक है भाई, दोनों मेथड से अपन ने कर लिया सोल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इफ, अब मिक्स क्वेश्चन करते हैं। k इंटू 6x² + 3 + rx + 2x² - 1 = 0। दूसरा है, एक k लिखा हुआ है बाहर, है ना, 6k 2x² + 1 + px + 4x² - 2 = 0। Have both root common। Have both root common। तो अब हमारे पास ऑप्शन है कि, हाँ, तो p + r की वैल्यू क्या होगी, p/r किसके इक्वल होगा। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 1/2, फोर्थ ऑप्शन है 3। इनमें से किसके इक्वल होगा p/r की वैल्यू। तो अब इस तरह की क्वेश्चन में बोथ रूट्स में हमने क्या पढ़ा था कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होना चाहिए। लेकिन a1/a2, सूर्या जी, b1/b2 और c1/c2 क्या होता है बेटा, x² के x के कोफिशिएंट और कांस्टेंट के कोफिशिएंट। a1 a2 क्या होता है, x² के कोफिशिएंट, लेकिन x² तो इसमें दो बार आ रहा है। ठीक है, तो इसको पहले ना थोड़ा सॉर्ट आउट करो, है ना, पहले इसको सही तरीके से लिखो पहले। सर 2 आ रहा है। अभी अभी चेक करते हैं ना, हो सकता है 2 आ रहा हो। 6k इंटू x² + 3k + rx, है ना, तो नोट्स भी बनाया कर बच्चे। 2x² - 1 = 0, है ना, k को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। क्या सर? नोट्स भी बनाया कर, नोट्स बनाते हो नहीं बनाते। सर मैं तो बनाता हूँ हर रोज। हाँ ठीक है फिर, क्योंकि अभी है ना जल्दी जल्दी में तो आंसर निकल जाएंगे, लेकिन बाद में फिर है ना ढूंढना पड़ता है। सर सॉल्व करके ही निकाला था मैंने तो पूरा। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। rx + 3k - 1 = 0। और इसकी वर्कबुक कर रहे हो नहीं कर रहे अभी तुम सोल्व। यस सर, करिए शुरू। वर्कबुक शुरू कर दो बच्चों भाई इसकी, है ना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तुम लोगों से। जिसमें ग्राफ आते हैं ना, यस सर। ग्राफ, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन, रेंज वाले क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, और कौन से आते हैं, लोकेशन ऑफ रूट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि एक रूट दो रूट्स के बीच में, और ये थोड़े थोड़े क्वेश्चन छोड़ दो। ये 2 क्लासों या 3 क्लासों में खत्म हो जाएगा अपना ये चैप्टर पूरा। लेकिन तुम ढूंढ ढूंढ के इस तरह के क्वेश्चन तो कर सकते हो, है ना, सोल्व करो बच्चों, दिक्कत आए तो मैं बैठा हूं तुम्हारे साथ। अब इसको भी सोल्व करके लिखेंगे बच्चों, है ना, अंदर मल्टीप्लाई करके तुम आराम से सोल्व करो। तो आ रहा होगा 12k + 4 x² + px + 6k - 2 = 0। ठीक है, अभी दो इक्वेशन आ गई। अब इसमें क्या लगा देंगे हम लोग, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 लगा देंगे। तो हो जाएगा 6k + 2 / 12k + 4 = r/p। ये हो जाएगा अपने पास 3k - 1 / 6k - 2। अब इसमें से देखो ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 3k + 1, नीचे से 4 कॉमन आ रहा है, तो 3k + 1 = r/p। इसको भी सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सोल्व करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब इससे कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1/2 = r/p। और इधर भी
1/2 वाले। एक तरफ से भी आंसर ठीक था, तो P/R उल्टा पूछा था हमसे, तो कितना आंसर आ जाएगा? 2 आंसर आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा, है ना, 2 आंसर आ जाएगा। ये तो सब बच्चों ने कर लिया होगा, है ना। बोथ रूट्स कॉमन आ जाए, मोस्टली क्वेश्चन बोथ रूट्स के ही आते हैं। वन रूट्स के मैंने तुम्हें 2 मेथड बता दिए। दोनों मेथड में क्या करना होता है, एक में अल्फा अल्फा इक्वल करना होता है, और सेकंड मेथड में अल्फा की वैल्यू निकाल कर वापस से इक्वेशन में पुट करनी होती है। लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। लिखो एक्स स्क्वायर, है ना, अभी चलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए सी इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए सी इज इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0। ठीक है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन गिवन है। हैव वन रूट कॉमन, वन रूट कॉमन। ठीक है, देन फाइंड द कॉमन रूट, फाइंड द कॉमन रूट and also find condition in ABC। ABC में क्या कंडीशन आ रही होगी? कंडीशन की जगह तुम कंडीशन भी लिख सकते हो, रिलेशन भी लिख सकते हो। एंड फाइंड द रिलेशन इन ABC। अब क्या पूछना चाह रहा है, पहले वन रूट कॉमन तो निकालते हैं ना, फिर उसके बाद अपन सोच लेंगे। ऑप्शन दिए हुए नहीं है, मतलब अल्फा की वैल्यू निकालनी है, ABC की फॉर्म में आंसर आ रहा है। अल्फा की जो वैल्यू आ रही है वो ABC की फॉर्म में आ रही है। सर सर तो ए आ रही है। हाँ, ए तो आ रही करते हैं बच्चों, है ना। इसके 2 रूट्स होंगे, अल्फा बीटा, इसके अल्फा गामा हो रहे होंगे, है ना। अल्फा इसमें पुट कर दो, अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस ए सी इज इक्वल टू 0, और अल्फा स्क्वायर प्लस सी अल्फा प्लस ए बी इज इक्वल टू 0, है ना। माइनस 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 से चल बसा, बी माइनस सी इंटू अल्फा प्लस ए सी माइनस ए बी, बी माइनस सी इंटू एल्फा, उधर जाएगा तो ए बी माइनस ए सी हो जाएगा। इसमें से ए कॉमन लिया तो बी माइनस सी, बी माइनस सी से बी माइनस सी कैंसिल, एल्फा इज इक्वल टू ए। ये एक रूट कॉमन आ गया, उसकी वैल्यू क्या आने वाली है? ए आने वाली। अब कंडीशन भी बतानी है या एबीसी में रिलेशन क्या है, तो वही करना है। इस मेथड से जो भी आंसर अल्फा आएगा को उसको पुट कर देंगे पहले इक्वेशन एल्फा में। को पुट कर देंगे कि एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, एक ही बात है ना। इसमें पुट कर दो, कहीं भी पुट कर दो, एल्फा की वैल्यू पुट कर यस। दो। तो एल्फा की वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों, यहाँ पुट कर देता हूं मैं, है ना। एक ही बात है, एक्स इज इक्वल टू एल्फा बोलो या एल्फा इज इक्वल टू ए बोलो। तो वहां पुट करा तो ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस ए सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से ए कॉमन लिया तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ए तो 0 के इक्वल होगा नहीं, क्योंकि इन्होंने खुद मना कर दिया, ए नॉट इक्वल टू 0। फिर कौन 0 होगा? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो रहा होगा। ठीक है ना। अब a प्लस बी प्लस सी 0 होते हैं, हमारे मन में 2-3 बातें आती है ना। एक ये आइडेंटिटी भी आती है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc हो सकता है। ठीक है ना। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो ऐसा भी होता है। ऐसा पूछा नहीं गया हम लोगों से, बस हमसे तो यही पूछा गया था। 2 ऑप्शन थे, अल्फा की वैल्यू एक तो a आ रही है और abc में ये रिलेशन आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है, चलो इसके बाद लिखो मस्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना, ये धोखा देता है हमें। इसका क्या तरीका है, कहता कुछ और है, होगा कुछ और। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, इफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस सब में होगा, ये जरूरी नहीं है।
एंड दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हैव वन रूट कॉमन, हैव वन रूट कॉमन। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस सी अपॉन बी। इसकी क्या वैल्यू होगी ना, ऑप्शन है अपने पास 1 2 3 4, ऐसे 4 ऑप्शन, 1 2 3 4। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें बच्चों, देखो वन रूट कॉमन है तो अपने पास दो मेथड है करने की, है ना। लेकिन मैं इसको इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्या दिक्कत है कि वन रूट कॉमन का मतलब हमारे पास वही है कि अल्फा की वैल्यू पुट करके सोल्व कर लेंगे, आंसर तो 100% आएगा उससे। लेकिन इसको करने का एक और बहुत अच्छा मेथड क्या है, बहुत अच्छा मेथड ये है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ठीक है, ये देखो एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसमें कोई अननोन यस नहीं सर, गिवन इसके है। रूट निकाल के उसमें पुट कर देंगे। हाँ, अब रुको रुको एक मिनट रुको, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया लास्ट में। अब इसके रूट से निकालो, ठीक है, तो इसके रूट से निकालने के लिए तुम इसका डी निकाल लो। डी क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है ना, फॉर्मूला तो यही होता है हमारे पास, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2, है ना। तो डी निकाल लेते हैं। बी स्क्वायर का मतलब 9 माइनस 4a इंटू 5, ये तो माइनस का 11 आ गया। ठीक है श्रुति, माइनस का 11 का मतलब है तो नेगेटिव आ गया। तो इसके रूट्स कौन से होंगे, इसके रूट्स कौन से होंगे, नॉन रियल। डी अगर यस नेगेटिव आ जाता है तो रूट्स नॉन रियल होते हैं, या फिर आसान भाषा में बोले तो इमेजिनरी होते हैं, काल्पनिक होते हैं। अब हमने पढ़ा है, अभी अभी पढ़ा था लास्ट वाली क्लास में, कि अगर इमेजिनरी रूट्स है तो हमें अगर एक रूट्स पता है तो दूसरा रूट्स भी पता होता है। ठीक है, या फिर डी परफेक्ट स्क्वायर्ड नहीं है, ठीक है, और ये इरेशनल रूट्स आ जाते हैं इसके। तो अगर हमें एक रूट पता हो तो दूसरा रूट भी पता होता है, ये पता है तुम लोगों को। मान लो कि एग्जांपल के लिए मैं ले लूं कि इसका एक रूट से p प्लस आयोटा क्यू, तो इसका दूसरा रूट कौन सा होगा भाई सौर्य मित्तल, यस सर, p माइनस इसके आयोटा क्यू। p माइनस आयोटा क्यू। ठीक है ना भाई मधुर, ये समझ में आ रहा है पुष्कर कि इसके कंफर्म हो चुके ना कि रूट है नॉन रियल, तो एक रूट p प्लस आयोटा क्यू है तो दूसरा रूट क्या हो रहा होगा p माइनस आयोटा क्यू। निकाल भी सकते हैं अपन, लेकिन मैं निकालने पर विश्वास नहीं कर रहा अभी। अब ये क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि इसका एक रूट कॉमन है, एक रूट क्या है इसका कॉमन है। मान लो एक रूट कौन सा कॉमन हुआ कि p प्लस आयोटा क्यू कॉमन है, तो इसका दूसरा रूट क्या हो जाएगा, इसका खुद इसका दूसरा रूट हो जाएगा p माइनस आयोटा क्यू। क्यों हो जाएगा भाई, क्योंकि अगर एक रूट्स इमेजिनरी है तो 101% है कि दूसरा रूट्स क्या हो रहा होगा p माइनस आयोटा क्यू हो रहा होगा, अगर a b c रियल नंबर है तो। अब इस पूरी सिचुएशन का क्या मतलब हुआ कि इसका एक रूट कॉमन नहीं है। अगर इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके तो दोनों ही रूट्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। ये वन रूट झूठ बोल रहा है, ये धोखा दे रहा है। इसका क्या है, बोथ रूट्स कॉमन है। वो कहेगा नहीं कि दोनों रूट्स कॉमन है, ये हमें खुद पहचानना है कि अगर एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जिसके रूट्स नॉन रियल आ रहे हैं, इमेजिनरी आ रहे हैं, या फिर इरेशनल आ रहे हैं, तो उसका एक रूट कॉमन नहीं होता, होगा तो दोनों रूट कॉमन होंगे या फिर एक भी कॉमन नहीं होगा। ये सिचुएशन होती है ना, ऐसे अलग अलग नहीं हो सकता, क्योंकि एक का p प्लस आयोटा क्यू है तो दूसरा p माइनस आयोटा क्यू होगा। अब इनमें से कोई सा भी एक कॉमन आ रहा होगा, मान लो p माइनस आयोटा क्यू कॉमन आ रहा होगा, तो अब तुम इस नीचे वाले को भूल जाओ, ऊपर वाले के बारे में सोचो कि इसका p माइनस आयोटा क्यू आ रहा है तो दूसरा ऑटोमेटिक p प्लस आयोटा क्यू आएगा। अब इन दोनों रूट्स को अपन देखेंगे तो एक रूट्स कॉमन कहाँ आया, इसके तो दोनों रूट्स कॉमन आ गए। इट मींस अगर नॉन रियल या इमेजिनरी रूट्स आते हैं या इरेशनल रूट्स आते हैं तो इसका मतलब होता है बोथ रूट्स कॉमन आना। ठीक है, ये चीज पूछ लेते हैं हम लोग। अब बोथ रूट्स कॉमन आने का मतलब तो क्या हो गया, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, हम लोग इनके कोएफिशिएंट लिख देंगे।
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, नीचे वाले का 1, ऊपर वाले का b, नीचे वाले का 3, ऊपर वाले का c, नीचे वाले का 5। अब हमें एबीसी में रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो एबीसी में रिलेशन निकाल लेते हैं, इन दोनों को सोल्व कर लो, या इसको सबसे पहले के इक्वल लिख दो ना, ऐसे भी लिख सकते हो। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू के हो गया, फर्स्ट को के को सोल्व कर दिया। b अपॉन 3 इज इक्वल टू के है, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3k, और c अपॉन 5 इज इक्वल टू के है, तो c इज इक्वल टू 5k। अब a b c की वैल्यू कहां पुट कर दो, इसमें पुट कर दो। a की वैल्यू k यहां पुट कर रहा हूं बच्चों, c की वैल्यू 5k अपॉन b की वैल्यू 3k। सोल्व करने पर कितना आया 6k अपॉन 3k, k से k कट गया, 3 से कट गया 2, तो आंसर कितना आ गया 2। ठीक है, एकदम करेक्ट आंसर है 2। तुम उस मेथड से भी कर सकते थे, वन रूट वाले से भी, लेकिन उससे ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत रूट्स कॉमन वाला बड़ा आसान होता है। तो हमने डी देखा और डी के थ्रू सोल्व कर लिया, ठीक है ना। ऐसा कर लोगे तुम लोग? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। कर लो, लिख लो, आराम आराम से लिख लो। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेंगे, सर यहाँ से थोड़ा सा बता दो, अच्छा रहेगा। किसी के नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है ना, 10 चीजें होती है। हालांकि ऐसा ट्यूशन आया तो नहीं पिछले 2-3 सालों से। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ लिखो, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं ना। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर इक्वेशन, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों थोड़े थोड़े से अलग होते हैं। इनके हाँ ग्राफ किस तरह से बनाए जाए। हाँ अब तो तुम काफी ज्यादा मेच्योर हो चुके हो कि अगर हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आता है, तुम बना सकते हो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनेगा। पैराबोला है, ऊपर की तरफ बन जाएगा, ठीक है। y इज इक्वल टू अगर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ तुमसे पूछ लेते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का नहीं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई का, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का, तो डाउनवर्ड बनता है, नीचे की तरफ बनता है, ठीक है ना, ये अपन पैराबोला में सीख कर आए हैं। तो इसी तरह से बच्चों अगर हमारे सामने y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाए, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। तो इसके हाँ ग्राफ के ये मेथड होते हैं मोस्टली, कि अगर a ग्रेटर देन 0 हो, है ना, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो अपवर्ड बनता है, और a अगर नेगेटिव हो, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो, तो डाउनवर्ड बनता है ना। अभी और डिटेल में बात करेंगे, डाउनवर्ड बनेगा और ये अपवर्ड बनेगा, ठीक है। अब इसको किस तरह से सोल्व करें, देखो इसका ना तुम परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। मैं कुछ और भी बातें पूछने वाला हूँ, कि मान लो मेरे को इसका वर्टेक्स निकालना हो, इसका ना v निकालना हो, वर्टेक्स निकालना हो। हमने पढ़ रखा ना इस तरह के क्वेश्चन, कि अगर x माइनस x1 का स्क्वायर आ जाता है और 4ay माइनस y1 आ जाता है, तो इसके वर्टेक्स क्या होंगे, x1 y1 होते हैं, ठीक है। और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है क्या वर्टेक्स होता है क्या चीज है, तो वर्टेक्स क्या होता है, जो सबसे मिनिमम पॉइंट होता है, सबसे नीचे का पॉइंट, ठीक है, और ये वाला ऊपर, सबसे ऊपर वाला पॉइंट,
अगर अपवर्ड बन रहा है तो नीचे वाला पॉइंट, डाउनवर्ड बन रहा है तो ऊपर वाले पॉइंट को वी बोल दिया करें। तो इसमें वर्टेक्स कैसे निकालते हैं बच्चों, इसका सबसे पहले तुम्हें ना परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, जो तुमने 10th क्लास में बनाया करते थे वैसे तुम इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो इसमें से ना ए जबरदस्ती बाहर निकाल लो, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए, है ना, एक जबरदस्ती बाहर निकाल लिया। अब आ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा सा याद आ रहा है तुम्हें कि कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जब 1 बन जाए तब फिर बी अपॉन ए के कोएफिशिएंट का हाफ करते हैं, बी अपॉन ए के कोएफिशिएंट का हाफ करके उसका स्क्वायर कर देते हैं। इसका कोएफिशिएंट कितना होगा, बी अपॉन ए का हाफ, बी अपॉन 2a, ये हाफ हो गया। अब इसका स्क्वायर प्लस करना है और इसका स्क्वायर माइनस करना है, प्लस सी अपॉन ए। अब ये किसका होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, ये वाला, ये हो जाएगा अपने पास x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस आ रहा है बीच में तो प्लस का हो जाता है, माइनस आ रहा हो तो माइनस का हो जाता है। अब यहां बचा हमारे पास बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस सी अपॉन, ठीक है, इसको सोल्व करते जाओ। तो a ब्रेकेट x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, इसमें से माइनस 4a स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब a कॉमन ले लो, सॉरी a को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a, ये आया है ना, इसको db बोल देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोल देते हैं, db बोल देते हैं। लिख लो यहां तक। अब इसको क्या करो, देखो इसको लिखो a x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस डी अपॉन 4। अब इस a के ऊपर डिपेंड करता है कि ये ग्राफ कैसे बनेगा, है ना। अभी मैंने बताया कि अगर a ग्रेटर देन 0 हो तो अपवर्ड बनेगा, इसका मुंह ऊपर की तरफ होगा, और अगर a लेस देन 0 हो तो डाउनवर्ड बनेगा ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नीचे बनेगी, पैराबोला बनेगा, लेकिन ये ऊपर की तरफ बनेगा, नीचे नीचे की तरफ बनेगा। तो जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट है ना, इसको बोलते हैं वर्टेक्स, इसको वर्टेक्स बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है x, y इसके कोऑर्डिनेट होंगे, है ना, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। अब x, y क्या चीज होती है, x, y होती है सबसे कम वैल्यू होगी, उसको y की वैल्यू बोलते हैं। तो y सबसे कम कैसे आएगा यहाँ पर, देखो ये इसकी वैल्यू अगर 0 होगी तब जाकर ही तो y सबसे कम आ रहा होगा, क्योंकि स्क्वायर की वैल्यू अगर हम बढ़ाएंगे इंक्रीज करेंगे तो इसकी वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। अगर इसके वैल्यू को ही 0 कर देते हैं, नेगेटिव तो होगा नहीं, ताकि नेगेटिव नेगेटिव मिलकर और कम हो जाए। नेगेटिव क्यों नहीं हो रहा सर, क्योंकि ए तो हमने पॉजिटिव ले लिया बच्चों, और स्क्वायर कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। तो इसकी जो सबसे लोवेस्ट y की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कब होगी, जब ये पूरा 0 हो जाए, तो इसकी मिनिमम वैल्यू हो रही होगी माइनस डी अपॉन 4a। लेकिन ये 0 कहां पर होगा, x की कौन सी वैल्यू पर होगा, तो x की कौन सी वैल्यू पर होगा, ये माइनस बी अपॉन 2a पर होगा, ठीक है। x की वैल्यू अगर नेगेटिव पुट कर देते हैं, इसको 0 कर दो तो x की वैल्यू माइनस बी अपॉन 2 है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारे लिए, ये वर्टेक्स को भी बताती है और रेंज को भी बताती है, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आने वाली है, x की माइनस बी अपॉन 2a, और y की कौन सी वैल्यू आने वाली है, माइनस डी अपॉन 4a। ये इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हो गए, ये भी पूछते हैं एग्जाम में, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट कितने होंगे। तो इसमें दो क्वेश्चन पूछते हैं हम लोगों से, एक तो पूछते हैं कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू, ये y मिनिमम का मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, माइनस डी अपॉन 4a होगी, लेकिन कहां पर होगी, एट x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। अगर x की वैल्यू पूछिए तब तो माइनस बी अपॉन 2a बोलेंगे, और y की मिनिमम वैल्यू पूछिए तो माइनस डी अपॉन 4a बोलेंगे, ठीक है। सेम काम इसमें भी वर्टेक्स ढूंढना है हमें, यहाँ पर वर्टेक्स ढूंढना है, तो a नेगेटिव आ रहा है ना, नेगेटिव आ रहा है ये वाला। अब हमें इसकी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा करनी है, तो नेगेटिव आ रहा है
और ये नेगेटिव है तो और कम होगा। तो और कम करने के लिए हमें क्या करना है, नीचे तो जा ही रहा है, नीचे तो इन्फिनिटी पे चला जाएगा बिल्कुल, ये कहाँ जा रहे होंगे, नीचे, नीचे की तरफ जाते जा रहे होंगे। तो हमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू पता करने के लिए इस वैल्यू को 0 करना पड़ेगा, क्योंकि ये नेगेटिव नेगेटिव होकर तो और नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो नहीं सकता। पॉजिटिव क्यों नहीं हो सकता, स्क्वायर तो पॉजिटिव है लेकिन ए क्या है अपने पास यहाँ पर, नेगेटिव। ए नेगेटिव है ना इस वाले केस में, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिलकर नेगेटिव बना देगा। अब इसको नेगेटिव होने से रोकना है, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा वैल्यू बतानी है, तो इसमें फिर भी इसको फिर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो y जो मैक्सिमम आने वाला है हमारा, कब, जब a लेस देन 0 हो, उसके लिए y मैक्सिमम आएगा -d/4 है, क्योंकि इसको क्या करना है, अपने को 0 करना है। ये 0 कहाँ होगा, एट x = -b/2a पर। तो इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट फिर क्या आ जाएंगे बच्चों अपने पास, x की जगह तो लिख देंगे -b/2a और y की जगह लिख देंगे -d/4a। तो तुम मैक्सिमम वैल्यू पूछो चाहे मिनिमम वैल्यू पूछो, दोनों सेम ही आती है, -d/4a -d/4a, लेकिन वो a के ऊपर डिपेंड करता है। अगर a ग्रेटर देन 0 है तब तो मिनिमम ये आएगा, और a लेस देन 0 है तो मैक्सिमम ये आएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है तुम्हारे पास। देखो इस पूरे इक्वेशन के अंदर क्या है कि वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट ये होते हैं बच्चों, सिंपल सिंपल सी बात ये है, -b/2a -d/4a। इसमें वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -b/2a -d/4, दोनों के सेम ही होते हैं, ठीक है ना, कोई अलग अलग नहीं होते। अब इसके रेंज के बारे में बात करें, है ना, अभी और देखेंगे अपन, रेंज आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। रेंज का मतलब होता है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, इसको रेंज बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, -d/4 है, -d/4 है, ये सबसे कम वैल्यू आ रही है भाई। अब मैक्सिमम ऊपर जाती जाएगी इन्फिनिटी, तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस का इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट लगाते हैं, अपन ने पढ़ रखा है। और इस वाले केस में रेंज क्या आएगी, ये कब है, जब a ग्रेटर देन 0 है। अगर a लेस देन 0 है तो देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आने वाली है, y की -d/4 है, मिनिमम कितनी आएगी, नीचे जा रहा है अगर आप तो नेगेटिव आ जाएगी, माइनस इन्फिनिटी आ जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से -d/4 है। इसमें क्लोज ब्रैकेट लगेगा, इसमें ओपन, इसमें ओपन, इधर क्लोज। यहाँ पर तो सिंपल एक्स वाई के कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं, तो इसमें तो ओपन ओपन लिखता है, ये कोई रेंज नहीं लिख रहे। तो यहाँ पर तुम्हें केवल ये ग्राफ बनाकर तुम्हें एक तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट लिखने हैं, ये भी वर्टेक्स है, और एक रेंज लिखनी है। यहाँ से हमें ये दो बातें सीखने को मिलती है, एक वर्टेक्स और एक रेंज। ऐसे हमें पता लगता है कि अपवर्ड ग्राफ है या फिर डाउनवर्ड ग्राफ है, इससे दो बातें पता लग जाती है। इसको अपवर्ड बोल देते हैं, ऊपर की तरफ मुंह है, इसको डाउनवर्ड बोल देते हैं। ये कैसे निकाला हम लोगों ने, परफेक्ट स्क्वायर बना बना के निकाला। तो तुम या तो बार बार परफेक्ट स्क्वायर बना बना के तुम ये वाली वैल्यू निकालो, या फिर ये फॉर्मूला याद रख लो, इनसे तुम्हें डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना, ये बड़े काम की चीजें कहीं भी लग जाती है। इसको धीरे धीरे नोट कर लो। क्या नोट करना है बच्चों, तो वर्टेक्स नोट करना है कि इसके वर्टेक्स कितने होते हैं, -b/2a -d/4a। इसके भी सेम ही होते हैं, -b/2a -d/4a। -b/2a x की वैल्यू है, -d/4a y की वैल्यू है, ये रेंज है, ये y की वैल्यू है दोनों। अब कुछ क्वेश्चंस में करवाता हूँ, उसके तुम्हें बताने आंसर, है ना। दो चीजें पूछूंगा मैं तुमसे, एक तो वर्टेक्स पूछूंगा और एक रेंज पूछूंगा, ठीक है ना, ये दोनों बातें पूछेंगे। रेंज भी कैसे निकालते हैं, ये जो फॉर्मूला है ना -d/4a से इन्फिनिटी लगाने वाला, ये केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लगता है, उसमें भी एक्स वाले में लगता है, एक्स वाई आ रहा हूं, टिग्नोमेट्री नहीं आना चाहिए, वहां पर नहीं लगेगा, टिग्नोमेट्री नहीं आना चाहिए ना। एक एक बार पढ़ लो बच्चों इनको, फिर आगे करते हैं अपन क्वेश्चन। देखो अगर हमारे सामने इस तरह की इक्वेशन आती है, y = x² -4x + 3, ठीक है, इसकी दो चीजें पूछेंगे वो, फाइंड द वर्टेक्स इसके निकालो, फाइंड द वर्टेक्स एंड रेंज, करो सोल्व इसको।
Find the vertex and range. Find the vertex and range. बेटा इस चीज का ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर में वाई स्क्वायर में लगेगी। अगर ऐसे लिख के आ जाता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 4, ये भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है साइन में, तो इसके अंदर ये नहीं लगने वाला, इसके अंदर ये फॉर्मूला नहीं लगने वाला। इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, परफेक्ट ही स्क्वायर बनाना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। रेंज निकालने के लिए हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ता है। इसका तो फॉर्मूला है लेकिन इनके फॉर्मूले नहीं है अभी अपने पास, ठीक है। तो साइन आ जाए, टिग्नोमेट्री आ जाए, कोई भी और आ जाए तो उसमें ये फॉर्मूला मत लगा देना, फिर गलत हो जाएगा। तो इसका वर्टेक्स, वर्टेक्स का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस बी अपॉन 2a और माइनस डी अपॉन 4a, ये वर्टेक्स होते हैं। ए क्या आ रहा है बच्चों, इसमें ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो इसका ग्राफ कहाँ बनेगा, अपवर्ड, है ना, ग्राफ भी बना देते हैं, अपवर्ड बनेगा, है ना। वर्टेक्स ये वाला पॉइंट होगा सबसे कम वाला, तो माइनस बी अपॉन 2a निकालो, माइनस बी कितना है, माइनस का 4 अपॉन 2 इंटू 1, तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। माइनस डी अपॉन 4a निकालो, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a, 2a मत लिखना, 4a आएगा यहाँ पर, तो माइनस बी स्क्वायर का मतलब 16 माइनस का 12 अपॉन 4 इंटू 1, सोल्व करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो इसके वर्टेक्स कितने आ जाएंगे, 2 -1, ठीक है। इसके वर्टेक्स क्या आ रहे होंगे, 2 -1 आ रहा हो। तुम चाहो तो परफेक्ट स्क्वायर से भी सोल्व कर सकते हो, परफेक्ट स्क्वायर बनाकर भी। इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बना के सोल्व करवा देता हूं मैं ना, करो तुमसे एक बार कर लो, परफेक्ट स्क्वायर बना के सोल्व करो। कैसे सोल्व करोगे परफेक्ट स्क्वायर से, y इज इक्वल टू, है ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है ही सही, फिर x के कोफिशिएंट का हाफ करना है, मतलब 2 का स्क्वायर प्लस माइनस करना है, +3, तो ये किसका होल स्क्वायर बन जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये हो जाएगा अपने पास माइनस का 4 प्लस का 3, तो x माइनस 2 का स्क्वायर और -1। अब यहाँ पर हमें a ग्रेटर देन 0 है ना, तो पहले पता लग ही गया था, तो अपवर्ड बनेगा, इसके अकॉर्डिंग सोच रहे हैं। अब इसकी मिनिमम वैल्यू निकालें ना बच्चों, मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो y मिनिमम निकालने के लिए हमें पता है कि स्क्वायर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तब जाकर मिनिमम वैल्यू आएगी। तो x की वैल्यू क्या पुट करें, 2 पुट करो, तो y की मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। तो देखो ये वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -1, जो इस फॉर्मूले से निकाली थी हमने। b माइनस 2a का मतलब x होता है और माइनस डी अपॉन 4a का मतलब -1 होता है। तो 2 -1, या तो इस फॉर्मूले से निकाल लो या ऐसे परफेक्ट स्क्वायर बनाकर भी निकाल सकते हो, ठीक है। करो एक और क्वेश्चन करो, लिखो y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5। इसमें तुम्हें 3 चीजें करनी है, एक ग्राफ बनाना है नॉर्मल सा, एक तुम्हें इसके वर्टेक्स निकालने हैं, एक इसकी रेंज निकालनी है, ठीक है ना, और एक तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर बना के निकालना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाकर ये सारी चीजें निकालनी। तो अभी हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में इसका ग्राफ नहीं बना रहे, अभी तो हम रेंडमली बना रहे हैं, फिर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में बनाएंगे। तो यहाँ से a ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो अपवर्ड बन जाएगा ग्राफ। इस क्लास की रिकॉर्डिंग बेटा हो जाएगी, शाम तक हो जाएगी अपलोड, टेंशन ना करो, ठीक है। तो a ग्रेटर देन 0 हो गया। अब इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि वर्टेक्स कितने होते हैं, -b/2a और -d/4 है ना, ये वर्टेक्स होता है। तो -b/2a निकाल लेते हैं, फॉर्मूले से निकाल लेते हैं पहले, माइनस b की जगह माइनस का 12, 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 3। अब y की मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, -d/4a,
तो माइनस डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a, तो 144 माइनस का 40 अपॉन 4 इंटू 2, सोल्व करो 104 अपॉन 8, तो आ जाएगा माइनस का 113। तो इसका जो वर्टेक्स आने वाला है बच्चों, वो वर्टेक्स आने वाला है 3 कोमा माइनस 13। अब इसके रेंज निकाल लेते हैं। अब इसमें a ग्रेटर देन 0 है, तो रेंज का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस डी अपॉन 4a से इन्फिनिटी होगा। तो इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, माइनस डी अपॉन 4a कितना आ रहा है, माइनस 13 से लेकर इन्फिनिटी हो जाएगा, ये इसकी रेंज हो जाएगी। तीनों चीजें बन गई, ग्राफ बन गया। हालांकि परफेक्ट नहीं बनाया अपन ने, नॉर्मली नहीं बनाया, नॉर्मली बनाया है, एक्स वाई में नहीं बनाया। अभी एक्स वाई में बनाना सीखेंगे। ठीक है, इसकी हमने वर्टेक्स निकाल ली, ये क्या निकल गए, वर्टेक्स निकल गए, और इसके रेंज भी निकल गई। अब तुम इसका एक बार परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीखो। मैं परफेक्ट स्क्वायर इसलिए बोल रहा हूँ बार बार में, ताकि ये जब तुम ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन करोगे वापस से, तो वहां पर तुम्हारे काम आएगा ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना। बनाओ इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओ एक बार। y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5। इसका परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 कर लो, तो एक्स स्क्वायर है ना 2 बाहर निकाल लो, 6 फिर 2 से सबको डिवाइड कर दो, 5/2। फिर क्या करना है बच्चों, एक्स के कोफिशिएंट को हाफ करके उसका स्क्वायर प्लस माइनस कर दो, तो x माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 9 प्लस 5/2, x माइनस 3 का स्क्वायर माइनस का 18 और माइनस का 13/2। अब देखो y आ गया ना, अब इसको सोल्व कर लो, 2 को अंदर ले जाओ, तो 2x माइनस 3 का स्क्वायर और 2 को अंदर डाल देंगे तो माइनस का 13। अब यहाँ पर y की मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस पूरे को 0 कर देंगे, है ना, तो माइनस 13 आ जाएगी। एट x की कौन सी वैल्यू पर, 3 पर, 3 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। देखो वर्टेक्स आ गए 3 कोमा माइनस 13। नेक्स्ट लिखो y इज इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 8x और प्लस का 2। ठीक है ना, इसका हल्का फुल्का तुम ग्राफ बनाओ, वर्टेक्स बताओ और रेंज बताओ। ठीक है ना, इसको करो सोल्व, ग्राफ वर्टेक्स और रेंज। करो बच्चे, ग्राफ कैसे बनेगा, तो इसका a क्या है अपने पास, लेस देन 0, है ना, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट, तो डाउनवर्ड ग्राफ बनेगा। तुम बड़ा ही बना सकते हो, डाउनवर्ड ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, अब इसके वर्टेक्स निकाल लें। वर्टेक्स का फॉर्मूला तो सेम होता है, माइनस बी अपॉन 2, ये एक्स की वैल्यू होती है, ये वाई की वैल्यू होती है, माइनस डी अपॉन 4 है। जो भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू आने वाली है ना, एक्स की कौन सी वैल्यू पर मैक्सिमम आने वाली है, माइनस बी अपॉन 2 है पर, क्या मैक्सिमम आने वाली है, माइनस डी अपॉन 4 है। ऐसे होता है, इस वर्टेक्स का मतलब ये है। तो माइनस बी अपॉन 2 ए की वैल्यू निकालो बच्चों, बी कितना है 8, 2 इंटू माइनस का 1, तो ये 4 आ जाएगा। माइनस डी अपॉन 4 ए निकालो, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a, तो माइनस
बी स्क्वायर की जगह पर लिख देंगे हम लोग 64 प्लस का 8 अपॉन 4 इंटू माइनस का 1, तो 72/4 18 आ जाएगा ना। तो इसके वर्टेक्स कितने हो गए 4,18। इसकी रेंज का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस की इंफिनिटी से लेकर माइनस डी अपॉन 4 तक, है ना। डाउनवर्ड जा रहा है तो ये रेंज का फॉर्मूला होता है, देख के लिख लो वहां से, तो हो जाएगा 18। तो जो 18 वैल्यू आ रहा है ना माइनस डी अपॉन 4, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, और मैक्सिमम वैल्यू कौन से वैल्यू पर आने वाली है, 8 माइनस बी अपॉन 2a पर। एक्स की माइनस बी अपॉन 2a का मतलब है 4 पर आने वाली, ठीक है ना। ये चीजें तुम्हें समझ आ रही है कैसे कैसे सोल्व कर रहे हैं। हाँ भाई सौर्य मित्तल, तरुण, समझ में आ रहा है बेटा ये सारी चीजें, ये थोड़ा आ रहे हैं मुश्किल लग सर, रहा है। आ रहे हैं। ठीक है चलो, अब थोड़ा सा कुछ और चेंज करते हैं टॉपिक। हाँ, रूट्स के बारे में पढ़ते हैं ना, रूट्स पढ़ते हैं, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स क्या चीज होती है, जैसे हमने डी के बारे में पढ़ते हैं ना, डिस्क्रीमेंट के बारे में। डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो अगर डी ग्रेटर देन 0 हुआ तो अपने जो जीरोज है या जो रूट्स है वो क्या आने वाले हैं, रियल आने वाले हैं एंड डिस्टिंक्ट आने वाले हैं ना, अलग अलग आने वाले। डी इक्वल टू 0 हुआ उसका मतलब क्या होता है, रूट्स रियल भी होते हैं एंड इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर डी लेस देन 0 हुआ तो रूट्स नॉन रियल होते हैं एंड डिस्टिंक्ट तो होंगे ही होंगे जब नॉन रियल है तो, या फिर इमेजिनरी होते हैं ना, इमेजिनरी भी लिख सकते हैं। ये हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था। अब इनका एक्स एक्सिस और ग्राफ, इनसे क्या रिलेशन होता है, एक्स एक्सिस का और ग्राफ में आपस में क्या रिलेशन, वाई एक्सिस से कोई लेना देना नहीं। तो देखो बच्चों, हाँ, जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। इसमें दो तीन बातें होती है कि अगर ए ग्रेटर देन 0 होता है मतलब ग्राफ अपवर्ड बनेगा। अब हमने बनाया केवल एक्स एक्सिस, है ना, ऐसे ड्रॉ कर दूंगा तो वाई एक्सिस बन जाएगा। अब वाई एक्सिस अभी बाद में बनाएंगे। अब उसने गिवन है कि ए ग्रेटर देन 0 है या डी ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब है रूट्स रियल है और अलग अलग है। मतलब एक्स एक्सिस को अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो दो बार कट करेंगे ना, ऐसे बनेगा। ऊपर क्यों मुंह बनाया, क्योंकि ए ग्रेटर देन 0 है, एक एल्फा यहाँ हो रहा होगा एक बीटा यहाँ पर हो रहा होगा। मतलब डी ग्रेटर देन 0 हुआ तो एक्स एक्सिस को दो बार कट करेगा, एक एल्फा पर और एक बीटा पर, ठीक है। अगर हमारे पास ए ग्रेटर देन 0 है और डी इज इक्वल टू 0 है तो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। फिर एक्स एक्सिस के साथ क्या होगा, एक्स एक्सिस के साथ जो ग्राफ बनेगा ये अपवर्ड तो बनेगा लेकिन इसको टच करता हुआ जाएगा। इसमें तो क्या करेगा, कट करेगा, इसमें क्या करेगा, टच करेगा। मतलब एल्फा और बीटा एक ही जगह पर होने वाले हैं, यहां पर टच करेगा। एल्फा और बीटा दोनों आपस में क्या होने वाले, इक्वल होने वाले, ठीक है। जो तीसरी सिचुएशन है हमारी, हाँ, तीसरी सिचुएशन क्या है हमारी, कि ए क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो और डी क्या हो, लेस देन 0 हो। उस सिचुएशन में क्या होगा बच्चों, कि इमेजिनरी रूट्स होंगे, ग्राफ तो ऊपर की तरफ होगा, ये तो पक्का पता है क्योंकि ए ग्रेटर देन 0 है। तो इमेजिनरी रूट्स का मतलब होता है एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, क्योंकि जो भी इसको कट करता है टच करता है उसे तो रूट्स रियल आते हैं, ठीक है ना। ना कट करेगा ना टच करेगा, मतलब हवा में रहेगा, ऐसे रहेगा। तो ये डी लेस देन 0 होगा तब ये सिचुएशन होगी, कहां पर रहेगा, ये एयर में रहेगा, हवा में रहेगा, ऊपर रहेगा, इसको कभी भी कट नहीं करने वाला, ठीक है ना। नो कट नो टच। तो हमारे सामने ना दो सिचुएशन आती होती है कि अगर डी ग्रेटर देन 0 है मतलब दो रियल रूट्स आएंगे, दो बार कट करेगा। डी इक्वल टू 0 है तो टच करेगा क्योंकि रूट्स इक्वल इक्वल है। डी लेस देन 0 है मतलब हवा में रहेगा। ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है, क्योंकि ए ग्रेटर देन 0 है। अब ग्राफ देख के भी तुम्हें पता करना चाहिए कि देखो दो जगह कट कर रहा है, मतलब डी क्या आ रहा है, पॉजिटिव।
एक जगह टच कर रहा है मतलब d इक्वल टू 0 आ रहा है, हवा में है मतलब d लेस देन 0 आ रहा है ना। दोनों तरफ से तुम्हें बातें पता होनी चाहिए। सेम यही ग्राफ बना देते हैं अपन a लेस देन 0 के लिए। a लेस देन 0 है और d ग्रेटर देन 0 है। अब x एक्सिस के साथ इसका ग्राफ बनाया जाए तो कैसे बनेगा? x एक्सिस के साथ बच्चों नीचे की तरफ बनेगा क्योंकि a लेस देन 0 है। d ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है? दो जगह कट करना। इसको दो जगह कट करवा दो। कहां कहां कट करेगा? एक अल्फा पर और एक बीटा पर। a लेस देन 0 है और d इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? x एक्सिस का ग्राफ होगा और इसको केवल टच करेगा। d इज इक्वल टू 0 का मतलब केवल टच करेगा। और अगर a लेस देन 0 है और d लेस देन 0 है, d लेस देन 0 रटना नहीं है, समझना है कि d लेस देन 0 होने का मतलब क्या होता है? इमेजिनरी रूट्स जो एक्स एक्सिस को ना टच करते हैं ना कट करते हैं, फिर कहाँ रहेंगे? वो हवा में रहेगा। नीचे क्यों होगा? क्योंकि a लेस देन 0 है। ऐसे नहीं हो सकता ग्राफ कि ऐसे हो जाए, ऐसे तो फिर वो कट करेगा आगे चल के, तो है ना, कट तो करना ही है उसको, चाहे ऊपर बना रहे हो तुम, लेकिन ऐसे नहीं बनाना। एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ बनाना है, हवा में बनाना है। तो ये 6 ग्राफ है टोटल। ये 6 ग्राफ अब तुम्हारी जिंदगी में ये चलने वाले हैं 2 क्लास तक लगभग लगभग। ठीक है, कि इसमें रूट्स इमेजिनरी होंगे, इसमें रियल होंगे और इसमें टच करेंगे नहीं करेंगे, यही सारी बातें। तो कोई बात नहीं, इसके बाद वाला फिर अपन नेक्स्ट क्लास से पढ़ते हैं, इसको ही दोबारा एक बार और रिवाइज कर लेंगे अच्छे से। ठीक है बच्चों, कि कहाँ कहाँ कट करते हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने केवल 3 बातें पढ़ी है। एक वन रूट कॉमन, बोथ रूट कॉमन, और दूसरा ग्राफ के बारे में जिसमें वर्टेक्स पढ़ा है, रेंज पढ़ा है और अपवर्ड डाउनवर्ड पढ़ा है। ठीक है, फिर कल वाली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, करो एंजॉय।